द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें। हेडिंग हो सकता है आपको प्राइमा फेसी ना पसंद आवे, क्योंकि मैं सबसे पूछकर तो हेडिंग डाल नहीं सकता। मैं मेरे हिसाब से डालता हूँ। तो वीडियो के कंटेंट सबसे महत्व रखते हैं, हेडिंग को इम्पोर्टेंस नहीं रखते। इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखें। मेरा एक भी वीडियो वेस्टफुल नहीं है। मेरे वीडियोस में बहुत सी चीजें भरी पड़ी। आपको सीखना हो, समझना हो तो करें आप, वरना मत देखें। वो बात हेडिंग देख करके उसको इग्नोर कर देना, ये कोई परिपक्वता या समझदारी नहीं है। तो चलते हैं आज की चर्चा का विषय क्या होगा। आज की चर्चा का विषय होगा, 2-3 बिंदु हैं उसमें। एक तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अभी भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो क्या उन शेयरों पे, बहुत से शेयर हैं, क्या ये विचार करेंगे कि क्या इन शेयरों के अंदर एप्रिसिएशन आ सकता है? क्या ये शेयर रिटर्न दे सकते हैं? Can they cater to the investor? टेलीविजन पर, मोबाइल पर उनके चर्चे बहुत हैं। तो जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, कहीं उनके चक्कर में फंस ना जाए, इसलिए उस पर चर्चा आवश्यक है। उसका पटापेक्ष करें। नंबर 2, एफआईज अभी भी क्यों बेच रहे हैं? कल उन्होंने भाई भी हैवी सेलिंग की, परसों भी थोड़ा बेचा था, लेकिन कल हैवी सेलिंग की। क्या एफआईज को ये उम्मीद है कि बाजार टूटेगा? और तीसरा बिंदु, ये ईरान इराक वार है, ये जो सीज फायर हुआ है, ये स्थायी है क्या, या साल 2 साल 3 साल के लिए हुआ है? इस पर भी विचार। तो सबसे पहले इराक ईरान के ऊपर विचार कर लेते हैं कि इसमें स्थायित्व कितना है, ये सीज फायर टिकाऊ कितना है। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि अमेरिका में ट्रंप साहब हर चीज में अपना निजी हित देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जनरल मुनीर को बुला करके उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया, आपस में समझौता कर लिया कि साहब मेरा लड़का क्रिप्टो करेंसी का इतना बिजनेस करेगा आपके पाकिस्तान। मुनीर ने जला, क्योंकि एक्चुअल जो डिफेक्टो जो रूलर है वो तो पाकिस्तान का आर्मी जनरल ही होता है पाकिस्तान। इसी प्रकार से कोई ना कोई डील ईरान से भी ट्रंप साहब ने की सीक्रेटली। इसीलिए ईरान की पक्ष ले रहे हैं। ये कह रहे हैं ईरान अच्छा है, मैं इजराइल से नाराज हूँ। ये कह रहे हैं पहले भी मैं इजराइल का रवैया ठीक नहीं था। अच्छा, ये तो ये बात रही। लेकिन खैर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने थोड़ी बहुत तो झिझक रहेगी। मतलब ट्रंप साहब हो चाहे कोई भी, हालांकि झिझकते नहीं है, कुछ भी कहते हुए, कुछ भी करते हुए। और रहा सवाल कि इजराइल की के साथ जो हमास की लड़ाई शुरू हुई थी, उस हमास की लड़ाई की शुरुआत ईरान ने करवाई थी। ईरान के पीठ थपथपाने के कारण वो पीठ ईरान ने थपथपाई थी हमास। और हमास है, हिजबुल्ला है, लेबनान है, इन सब से जो वार चली, वो वार खत्म तो हुई नहीं, कोई समझौता तो हुआ नहीं। और ईरान एक ऐसा देश है जिसके ये जो खोमेनी साहब हैं, पूरे विश्व के लीडर हैं, शिया मुसलमानों के विश्व लीडर हैं। तो कल को मान लो लड़ाई होती है, छोटी मोटी झोटड़े होती है, वो बढ़ भी सकती है। तो ये खतरा तो रहेगा। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान हो चुके हैं, तेहरान बर्बाद हो चुका है, हैवी लॉसेज हैव टेकन प्लेस इन तेहरान। और इजराइल को भी नुकसान हुआ है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन इजराइल की तो व्यवस्था है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए करेगा, वो करता रहेगा।
लेकिन ईरान की तो कोई मजबूरी नहीं है, खाली अपनी धार्मिक नेतागिरी का चक्कर है और कुछ नहीं। तो ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई होती रहे। फिर हूती विद्रोही जो हैं, क्या वो जो तेल का रास्ता रुक रखा उस पर से हटेंगे? मैं समझता हूँ वो हट जाएंगे, हटना पड़ेगा उनको। तो तेल की प्राइसेस वैसे भी गिर गई हैं, उनके रास्ता रोकने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाल सागर पर से। तो फिर भी लेकिन मैं ये कहूंगा कि जहाँ इतनी बड़ा स्कफल हो चुका है दोनों देशों के अंदर, इतनी बड़ी मिसाइल हैमरिंग हो चुकी है, मिसाइल हैमरिंग हो चुकी है, उसके बाद दोनों ताकत है, इजराइल भी ताकत है और ईरान भी ताकत है, अमेरिका महाशक्ति है। साल, 1.5 साल, 2 साल तो शांति रहेगी मान लो। तो जो बाजार के राहु केतु थे, अमेरिका के द्वारा टैरिफ बढ़ाना, F-5 के द्वारा बाजारों में भारी सेलिंग करना जनवरी, फरवरी में, दिसंबर में, और कंपनियों के परिणाम खराब आना फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के गत वित्तीय वर्ष में, बाजारों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होना, वो सब चीजें अब दूर हो चुकी है। 9 जुलाई तक वो 90 डेज का टैरिफ का मामला है, टैरिफ ट्रंप साहब का, उसमें मैं समझता हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत को भी धमकी दे रहे हैं कि 500% अगर रशिया से तेल लिया तो मैं भारत पे 500% ड्यूटी लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दो। भारत का कोई एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी या भारत के शेयर बाजारों के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। न्यूज से सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है एक आध दिन का, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भारत ही दे सकता है। आज की तारीख में जो सस्ता गारमेंट दे सकता है अमेरिका को, चाइना का गारमेंट को पसंद लायक नहीं। बांग्लादेश डिस्टर्ब्ड है, जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा था मतलब गारमेंट का। केवल मात्र इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन प्रोवाइड गारमेंट टू अमेरिका ऑन रीजनेबल रेट्स विद द लेटेस्ट फैशनेबल डिजाइन्स। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। दवाएं हैं बहुत सी, फार्मास्यूटिकल का क्या करेगा अमेरिका? दवाई तो मिल ही नहीं सकती अगर इंडिया सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज more than 50% requirement of America of medicines is fulfilled by India, और सस्ती है दवाई। तो ये सब कहने की बातें, धमकी देते रहते हैं। एप्पल को भी धमकी दी थी, भारत में अगर तुमने फोन बनाया मोबाइल तो मैं तुम पे 25% ड्यूटी लगा दूंगा। एप्पल डिड नॉट केयर फॉर दैट, एप्पल हिला भी नहीं, मतलब क्या किया, कुछ भी नहीं करता। तो अंडर दिस, तो ये बात थी। F-5 की सेलिंग का जहां तक सवाल है, F-5 ने इसलिए सेलिंग नहीं की है कि भारत का मार्केट ओवर प्राइस है। भारत के वैल्यूएशन हायर है, इस बारे में मैं कई बड़े डिटेल्ड सटीक वीडियो बना चुका हूं। कोई हायर नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत रीजनेबल रेट है। भारत की ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। पर कैपिटा इनकम इज डिफरेंट और पॉपुलेटेड। अगर मान लो पर कैपिटा इनकम कम भी है तो और पॉपुलेटेड है, कंजम्पशन तो ज्यादा ही रहेगा ना। कुछ बेयर नेसेसिटी आइटम तो जो हायर पॉपुलेशन है कंज्यूम करेगी करेगी। और अब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है लोगों की। 50% पॉपुलेशन तो देश में ऐसी है ही कि जो कुछ ढंग की चीजें भी खरीद सकती है, डिस्क्रिशनरी खरीद सकती है, ठीक ठाक गारमेंट खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, ऑटोमोबाइल खरीद सकते हैं। आज स्कूटर मोटरसाइकिल के बिना, 2 व्हीलर के बिना तो लाइफ ही नहीं है। एक छोटा लेबर भी मतलब 2 व्हीलर तो रखता ही रहता है। तो दैट्स ऑल। इसलिए इंडिया के अंदर गिरावट की कोई संभावना नहीं है बाजार में। वो तो खाली थोड़ा बाजार को दबाए रखना चाह रहे हैं ताकि उनको जो खरीदारी करनी है वो खरीद कर सकें, एकदम बाजार भभक ना जाए, मतलब ओवर शॉर्ट ना हो जाए बाजार। इसलिए है ये, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं। अब हम आते हैं ऐसे 5-7 शेयरों पे भी चर्चा करेंगे जिनका जो प्राइसिंग है वो क्या उचित है, क्या उनमें को रिटर्न मिलने की संभावना है और उनका रिप्लेसमेंट क्या हो, उनका कंपैरिजन करेंगे। मतलब मेरी तो रिकमेंडेशन नहीं होती है कभी भी, आई एम ओनली अ टीचर ऑफ द क्लास, दैट्स ऑल। तो अब सबसे पहला हम लेते हैं पेटीएम के शेयर।
197 कम्युनिकेशन नाम है इसका। पेटीएम के नाम से ही है था। कोटेशन भी अगर आप गूगल पे डालेंगे पेटीएम का शेयर प्राइस तो गूगल आएगा, निकल के पेटीएम ही आएगा। पेटीएम के शेयर ने हर साल लॉस रिपोर्ट किया, हैवी लॉसेज रिपोर्ट किया। वित्तीय वर्ष 25 में लॉस कम हुआ है, लेकिन वो एक कुछ इन्होंने बेचा था, उसके प्रॉफिट के कारण वो लॉस घटा है। बाकी इसलिए नहीं कोई बिजनेस एक्टिविटीज के कारण कोई लॉस कम हुआ है, कहीं पर कोई प्रॉफिट होना शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में 7,958 करोड़ रुपए का लॉस पेटीएम कर चुका है बैलेंस शीट में। एवरी ईयर इज कैरिंग लॉस, और इसका मार्केट कैप है 57,681 करोड़ रुपए। ये क्या जस्टिफाइड है क्या? शेयर प्राइस वन फेस वैल्यू शेयर 900 रुपीज, ये मेरे राय में जस्टिफाइड नहीं है। दिस इज ग्रोसली ओवर प्राइस, कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। इट कैन बिकम ए हेवन फॉर द ऑपरेटर्स, जो रोजाना उल्टा सीधा कर आके लोगों को लपेट करके ट्रेडिंग के अंदर और कोई न कोई माल ले जाते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से ये शेयर ठीक नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन कुछ नहीं शेयर बेचने खरीदने की। बाकी माई एनालिसिस इज दिस इज नॉट ए गुड शेयर एंड इट इज नॉट, इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उस हिसाब से ये कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा। भारत सरकार के पास एक मामला विचाराधीन तो था कि ये जो कंपनियां जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करती हैं, क्या इनको कुछ चार्जेज अलाउड कर दिए जाए, और ये मामला 1 साल चला भारत सरकार में अंदर ही अंदर। बट नाउ द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड नथिंग रिमेन्स इन बैलेंस। इसलिए मैं इस शेयर को राइट ऑफ करता हूं मेरी तरफ से। आई डोंट से दैट इट्स ए गुड। दूसरा आते हैं स्विगी और जोमेटो, ये 2 शेयर हैं जो होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, और एक रैपिडो और प्रकट हो गया है। तो लिस्टेड नहीं है रैपिडो। स्विगी और जोमेटो की बात करते हैं तो स्विगी की कर लेते हैं बात। जोमेटो तो चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गया था, और उसका पी रेशो तो प्रॉफिट में ही नहीं है, तो उसका पी रेशो क्या नापेंगे, वो तो माइनस में। और स्विगी ने पिछले 5 सालों में 14,892 करोड़ रुपए का नेट लॉस जनरेट किया। तो आप अंदाज लगा लीजिए 15,000 करोड़ रुपीज हो गया ऑलमोस्ट। ये इतना लॉस जनरेट करने वाली कंपनी का शेयर वन फेस वैल्यू शेयर 393 रुपये चल रहा है। क्या जस्टिफाइड? क्या जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो इस शेयर में कोई रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट ए गुड बैट। रहा सवाल होम डिलीवरी का, रैपिडो का भी कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ लोकल सर्विसेज भी पनप रही है, और जो मैन पावर है वो भी महंगी होगी, महंगाई आ रही है, उस हिसाब से उनका वेतन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम वेजेज ही बढ़ाती चली जा रही है। तो इस डेमोक्रेटिक देश में महंगाई के जमाने के अंदर मैन पावर की जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी करो जाएगी। और इतना तेज गति से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इनकी वेजेज बढ़ेगी, उतना बर्डन अगर ये जो इनके कस्टमर्स हैं उन पर डालेंगे हो, तो but naturally the quantum of the volume of service will reduce and it will not grow so fast. This is the position. Delivery एक लॉजिस्टिक एंड कोरियर कंपनी। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी हल्का सा प्रॉफिट तो रिपोर्ट किया है इसने, 162 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड किया है इस वित्तीय वर्ष में। लेकिन इतनी बड़ी इक्विटी के सामने 75 करोड़ की इक्विटी है, वन फेस वैल्यू शेयर है, ये 5 सालों में 2500 करोड़ रुपए का लॉस कर चुकी है। तो 1-1.5 रुपए की ईपीएस से जहां कंपनी का 200-250 का पी रेशो है, ये जस्टिफाइड नहीं है। ऐसी बहुत कंपनियां मिल जाएंगी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जो 30-40% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जिनका सेल एंड प्रॉफिट बोथ आर ग्रोइंग एट ए स्पीड ऑफ 25 to 30% और 40%, जो 50-60 के पी रेशो मिल रही है वो कंपनी, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है, वो कंपनी ज्यादा बड़ी। जैसे इवन मैं आपसे बताता हूं कि आप जैसे निप्पन लाइफ का शेयर है, यूटीआई एएमसी का शेयर है, यही फर्स्ट क्लास है।
25% से तो यही ग्रो करेंगी कंपनी। केफिन टेक है, कैम्स है, इनके शेयर 40, 50, 60 के प्रीमियम के, एंड ग्रोथ इज ए श्योर बैट इन दीज कंपनी। तो इसका कंपैरिजन कीजिए, आपने जो पैसा लगा रखा है वो आप कहाँ लगा रखा है। आपके पैसा इसलिए लगा रखा है ताकि आपका पैसा कमावे और आपको रिटर्न मिले, लेकिन रिटर्न की तो कोई संभावना है ही नहीं। मैं तीसरा शेयर मैंने जो बताया, जब तक तीनों में आरवीएनएल, रेल विकास निगम। रेल विकास निगम भारत सरकार की रेलवे की कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है। 80,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन हैंड है इनके पास में। वैसे तो 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स काफी होते हैं और कंपनी भी वेल मैनेज्ड है, लेकिन इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। प्रॉफिट है लेकिन ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट सेल में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं, दोनों में ग्रोथ नहीं आ रही। तो समथिंग इज नॉट गुड इनसाइड द कंपनी। एक्चुअली क्या है कि रेल जो ये, इनको कोई प्राइस प्रेफरेंस नहीं है रेल विकास निगम को। टेंडरिंग के अंदर प्राइस प्रेफरेंस होता जब तो फिर ये जीत जाते, रेलवे के काम इनको ही मिलते, लेकिन ऐसा कुछ। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, इस शेयर से प्रेम भी बहुत है लोगों को, क्योंकि 30, 40, 50, 60 रुपए में खरीद लिया था। आज बहुत से लोग कहते भाई आज भी साहब हमारा 40 का खरीदा। अरे भले आदमी 40 का खरीदा हुआ है, खोते क्यों उस प्रॉफिट को। ये ग्रो कर ही नहीं कंपनी। 5 सालों में मैं आपसे बता रहा हूं, इस कंपनी में कुल 29% की ग्रोथ आई है, टोटल ग्रोथ। यानी जो प्रॉफिट 950 करोड़ रुपए था वो 1200 करोड़ रुपए हो गए। 5 साल में 250 करोड़ प्रॉफिट बढ़ना इतनी बड़ी कंपनी में कौन सी खास बात होगी। पिछले 15 महीने से, 5 क्वार्टर से तो कोई ग्रोथ आई ही नहीं है इसमें। 400 रुपए का है, 65 का पी रेशियो है। कहाँ जस्टिफिकेशन है आप बताइए। नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लार्सन ट्यूब। इसके पास 6 लाख करोड़ के वर्क ऑर्डर है। इक्विटी मात्र 282 करोड़ रुपए। आरवीएनएल की इक्विटी तो 2100 करोड़ रुपए है। दुनिया भर के रिजर्व हैं। 2 आईटी कंपनीज हैं उसकी सब्सिडरी, 1 फाइनेंस कंपनी सब्सिडरी। दुनिया भर के एक्सपेंशन प्लान है। 55% जो मतलब जो 45% जो वर्क ऑर्डर्स हैं दे आर फ्रॉम फॉरेन, है कि नहीं। तो और बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे सेगमेंट में काम करती है। जैसे हाइड्रोकार्बन है, ऑयल ड्रिलिंग का, गैस एक्सप्लोरेशन का काम है, माइनिंग का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, इरिगेशन है, कैनाल्स हैं, और फिर ये जो गुफाएं बन रही हैं, कैव्स बन रही है, ये जो मतलब गुफा बन रही हैं, ये है। और बहुत हैं ऐसे बहुत हाई टेक काम है कंस्ट्रक्शन में। समुद्र के अंदर भी कंस्ट्रक्शन कर देंगे, समुद्र के अंदर कर देंगे कंस्ट्रक्शन। शिपिंग है, डिफेंस है इसी में, है नहीं। फिर ये ग्रीन हाइड्रो के अंदर भी एंटर हो चुके हैं, इनके पास कई काम आ चुके हैं हाथ में। खुद भी एक 20,000 करोड़ की लागत से ग्रीन हाइड्रो का प्लांट लगा रहे हैं। तो उस कंपनी का जो इतनी मजबूत है, चट्टान के माफिक मजबूत है, उसका पी रेशियो तो 35 है और रेल विकास निगम का पी रेशियो 65 है। तो कहाँ जस्टिफिकेशन। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं बेचने खरीदने की, मेरा खाली पढ़ाने का काम था जो पढ़ा दिया मैंने। ओसवाल पंप्स। अब नेगेटिव बात तो हो गई, पॉजिटिव बात पर आती है। ओसवाल पंप और बेल राइज इंडस्ट्री, ये 2 नए इशू लिस्ट हैं। लिस्ट तो बहुत है, लेकिन इन 2 पे मैं सूक्ष्म चर्चा करना चाहूंगा। ये दोनों शानदार कंपनियां हैं, दोनों में ग्रो कर रही हैं कंपनियां, और ओसवाल पंप तो 100% से ग्रो कर रहा है और बेल राइज भी अच्छा ग्रो कर रही है, 30-40% से ग्रो कर रही है। बड़ी कंपनी है, 8-9 हजार करोड़ की सेल है ऑटोएंसिलरी में, और ये शक्ति पंप के इक्विवेलेंट है। शक्ति पंप का पी रेशियो 29 का है और ओसवाल पंप का पी रेशियो भी आज 29 हो गया, इसका 28-29 हो चुका है इसका। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, शक्ति पंप ग्रो कर रहा है 25-30% से, ओसवाल पंप ग्रो कर रहा है 100% से। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस ओसवाल पंप का पी रेशियो ज्यादा होगा मतलब। और सोलर पंप्स की डिमांड बहुत है। प्रधानमंत्री लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसकी इन सोलर पंप्स की डिमांड बहुत है। जैसे
आप देखिए कि वो शक्ति पंप से उसका शेयर को कोई पूछता ही नहीं था, 10,000 हो गया था वो शेयर, 10 फेस वैल्यू का शेयर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। विनम्रता पूर्वक निर्णय लेना आपका काम है, मेरा कोई काम नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें अगर आप पसंद आए।